हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, फूल पत्तियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मस्ती में रहिए। चलिए, आज का मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तुम रखो हौसला मंजिल का, वो मंजर भी आएगा। तुम रखो हौसला मंजिल का, वो मंजर भी आएगा। अभी आज तुम प्यासे हो तो कभी प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो चलिए शीघ्र ही अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं इस ईश्वर का नाम लेकर के, और पूरी शिद्दत के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेहनत कीजिएगा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपनी क्लास को आगे की ओर ले चलते हैं, जिससे आपकी पूरी शिद्दत से तैयारी हो सके। और आज जो चलेगा टॉपिक रहेगा आपका गुप्त काल। आपका चलेगा गुप्त काल एवं दक्षिण भारत के वंश। गुप्त काल एवं दक्षिण भारत के वंश के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जो स्टूडेंट एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट के लिए होती है। अदर भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम 2024 में ही 23 तारीख से स्टार्ट है, जिन बच्चों को उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए आज आपका टॉपिक होगा गुप्त काल एवं दक्षिण भारत। गुप्त काल एवं दक्षिण भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गुप्त काल एवं दक्षिण भारत के वंश। दक्षिण भारत के वंश के वंश दक्षिण भारत के वंश। तो चलिए लिखेगा नोट, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या होती है? नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई आपका देश होता है। आपका देश, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश। और शासक गोटना। शासक गोटना। शासक गोटना। शासक गोटना क्या हो जाएगा? शासक गोटना। इकाई भोक्ति अध्यक्ष उपरिक। इकाई भुक्ति और अध्यक्ष यानी हेड। अध्यक्ष उपरिक, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपरिक। ठीक। और इसको क्या कहा गया है? इसमें पुलिस को क्या कहा है? पुलिस के लिए शब्द यूज किया गया है। पुलिस के लिए जो शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है यहाँ पे, वो शब्द है दंडपारिक। पुलिस के लिए दंडपारिक शब्द प्रयोग किया गया है। इसमें जो है पुलिस के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? दंडपारिक। और विदेश नीति को क्या नाम दिया गया है?
संबंधित विग्रह और विदेश नीति को महासंदिग्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे विदेश नीति को किसके लिए प्रयोग किया गया है? महासंदिग्ध शब्द। ठीक, तो ये है आपका गुप्त काल से संबंधित। फिर यहाँ पे आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है आपका? ये है ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर स्थान है ललितपुर, ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये मंदिर स्थित है और किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित है, ईंटों से बना है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित मंदिर। ठीक, ईंटों से बना है मंदिर जो देवगढ़ दशावतार का मंदिर। अब तीसरा क्या है? भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। तीसरा है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। चलिए इसकी बात करते हैं। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में, वो भी चांदी के सिक्के। इस काल में जो है चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया है? चांदी के सिक्के को रुपयका कहा गया है। रुपयका कहा गया है। और सोने के सिक्के को दीनार कहा गया है। चांदी के सिक्के को रुपयका और सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया। अब यहीं पे आता है आपका पुष्यभूति वंश। आपका अगला आता है पुष्यभूति वंश। तो इसको नोट करते रहेंगे तो इससे बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। जिन स्टूडेंट का अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हाल ही में 23 तारीख से प्रारंभ है या फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सोने का सिक्का जो दिनार रूप शब्द दिया गया है, ये अभी पिछले एग्जाम में पुलिस में पूछा भी गया था अभी हाल ही में। अब यहाँ पे आता पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ये है आपका पुष्यभूति वंश। अब पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था और इसकी राजधानी क्या थी? देखिए इसका संस्थापक
पुष्यभूति था। संस्थापक पुष्यभूति। राजधानी इसकी थानेश्वर थी। थानेश्वर। पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा। देखिए, संस्थापक पुष्यभूति और इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा। इसके बाद ये प्रथम शासक था। उसके बाद कौन सा आया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति के बाद कौन आया? प्रभाकर वर्धन। और फिर प्रभाकर वर्धन के बाद कौन आया? हर्षवर्धन। इसके बाद कौन आया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। इसके बाद आया कौन सा शासक? हर्षवर्धन शासक। हर्षवर्धन, ठीक। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कन्नौज। इसकी राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन शासक जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, ठीक। जब इसकी राजधानी कन्नौज थी तो देखिए यहीं पे इसको कुछ उपाधि मिली थी। इसको कुछ उपाधि मिली थी। साहित्य का सम्राट इसको मिला था। साहित्य का सम्राट। साहित्य का सम्राट। साहित्य का सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक। साहित्य को सम्राट। और शिलादित्य। शिलादित्य भी कहा जाता है। इसको शिलादित्य कहा जाता है। परम भट्टारक नरेश। परम भट्टारक नरेश भी कहा जाता है। परम भट्टारक नरेश। परम भट्टारक नरेश, ठीक। और इसके एक नाटक था। इसका नाटक था प्रियदर्शिका। इसका नाटक था एक प्रियदर्शिका। और दूसरा था रत्नावली। इसके दो नाटक थे, प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, ठीक। प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, ठीक। अब उसके बाद हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया है, कहां से आया? अगली बात करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया? बाणभट्ट। बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? बाणभट्ट। और दूसरा कौन आया? मयूर भट्ट। दूसरा मयूर भट्ट। पहला बाणभट्ट, दूसरा मयूर भट्ट, ठीक। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। इसकी रचना क्या है? रचना हर्षचरित्र। हर्षचरित्र। हर्षचरित्र 8 भागों में है। 8 भागों में बांटा गया है। हर्षचरित्र जो है 8 भागों में बांटा गया है। और क्या है? अगली रचना क्या है? ये पहली रचना हो गई। ये दूसरी कादम्बरी। एक हो गई हर्षचरित्र, दूसरी हो गई कादम्बरी, ठीक। और हर्षचरित्र जो है उसको 8 भागों में बांटा गया है। और मयूर भट्ट जो आया था, मयूर भट्ट क्या है? इसकी रचना क्या है? सूर शतक।
ठीक, सूर्य संतक, ठीक, इसकी रचना है सूर्य संतक, सूर्य शतक, इसकी रचना है सूर्य शतक। मयूर भट्ट की रचना सूर्य शतक, और फिर इसके बाद इसकी एक ही रचना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद तीसरा नाम आता है, इसी हर्षवर्धन के दरबार में तीसरा कौन व्यक्ति आया था, वो है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। तीसरा कौन आया था दरबार में, ह्वेनसांग। जब ह्वेनसांग आया था तो इसकी जो ऑटोबायोग्राफी, इसकी पुस्तक क्या है, इसकी पुस्तक है सी यू की, सी यू की। इसकी पुस्तक का नाम था, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम था सी यू की। ये कहाँ आया था, ह्वेनसांग कहाँ आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की, ठीक। इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। चलिए बात करते हैं अब, ये तीनों दरबार में हर्षवर्धन के आए थे, ठीक। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो ये जो था, इसको पुस्तक का नाम था सी यू की, और जो बाणभट्ट था, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित थी। हर्षचरित को 8 भागों में बांटा गया, और दूसरी रचना थी कादम्बरी, दूसरी रचना थी कादम्बरी। और देखिए मयूर भट्ट जो था उसकी रचना थी सूर्य शतक, ठीक। अब यहाँ पे इसने, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की, हर्षवर्धन ने, तो इसी के उसमें क्या हुआ, मेले की शुरुआत की हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ मेले की शुरुआत, कुंभ मेले की शुरुआत कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये 4 स्थानों में लगता है, कहां पे, 4 स्थानों में। देखिए सबसे पहले तो लगता है प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। तो सबसे पहले डालेंगे प्रयाग, प्रयाग हो गया, ठीक। सबसे पहले प्रयाग यूपी में, इस स्टेट में, यूपी में। दूसरा हरिद्वार, दूसरा हरिद्वार। ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड, ठीक। तीसरा नासिक, तीसरा स्थान है आपका नासिक। ये कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और चौथा है आपका स्थान जहां पे उज्जैन, उज्जैन। चौथा स्थान जो है महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी, ठीक। इन 4 स्थानों में आपका कुंभ लगता है। कुंभ मेले की शुरुआत किसने करवाई थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और 4 स्थानों में लगता है प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन एमपी, ठीक। इन 4 स्थानों में लगता है, ठीक। तो ये क्या है कि इन 4 स्थानों में जो मेले का, कुंभ मेले का आयोजन होता था, शुरू हुआ था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक। अब यही पे बात करते हैं ऐहोल अभिलेख। इसी के शासनकाल का ऐहोल अभिलेख है, इसी का ऐहोल अभिलेख, अभी नाम सुना होगा ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख इसी ने लिखवाया था। ऐहोल अभिलेख इसे लिखवाया था पुलकेशिन सेकंड ने। नर्मदा नदी तट पर हर्षवर्धन को हराया था, इसी में वर्णन किया है पुलकेशिन
सेकेंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक, अब इसके बाद शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। इसके बाद आपका प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक, आपका यहां से प्रारंभ होता है स्टूडेंट दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक, दक्षिण भारत का इतिहास। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास के विषय में। दक्षिण भारत का इतिहास। दोस्तों अब पढ़ेंगे इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें दक्षिण भारत के इतिहास में सभी वंशों को पढ़ाया जाएगा। पहला आपका आता है संगम वंश, दूसरा आता है पल्लव वंश, तीसरा होता है चालुक्य वंश और चौथा जो है राष्ट्रकूट वंश। जो अब यहां पे सुनिएगा संगम वंश जो था, इसका मतलब अर्थ होता है संगम। जो तमिल की एक कवियों की सभा होती है, तमिल में राज्य में जो कवियों की एक सभा होती है उसे हम संगम कहते हैं। ठीक, इसमें संगम वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये चारों वंश आपको यहीं पे बताए जाएंगे। तो संगम का अर्थ है कि जो तमिल में कवियों की सभा होती है, बैठक होती है, उसे हम संगम कहते हैं। अब बात यहाँ पे होगी 100 एडी से 300 एडी तक की। कहां से? 100 एडी से, यहाँ पे देखो संगम वंश, संगम वंश यहाँ पे 100 एडी, 100 ईस्वी से 300 एडी तक, 300 ईस्वी तक बात होगी यहाँ पे 100 एडी से 300 एडी तक।